नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों का देवता भाग 12। सुधा जब आई तो उसने चंदर को बिल्कुल बदला हुआ पाया। एक बात और हुई जिसने और भी आग सुलगा दी। यह लोग दोपहर को 1 बजे के लगभग आए जबकि चंदर कॉलेज गया था। पापा तो आते ही नहा धोकर सोने चले गए। सुधा और बिनती ने आते ही अपने कमरे की सफाई शुरू की। कमरे की सारी किताबों झाड़ी, कपड़े ठीक किए, मेजें साफ की और उसके बाद कमरा धोने में लग गईं। बिनती बाल्टी में पानी भर भर लाने लगी और सुधा झाड़ से फर्श धोने लगी। हाथों में चूड़े अब भी थे, पांव में बिछिया और मांग में सिंदूर। चेहरा बहुत पीला पड़ गया था सुधा का। चेहरे की हड्डियां निकल आई थीं और आंखों की रोशनी भी मेली पड़ गई थी। वह जाने क्यों कमजोर भी हो गई थी। झाड़ लगाते लगाते सुधा बिनती से बोली, आज मालूम पड़ता है कि मैं आदमी हूं, कल तक तो हैवान थी। पापा को भी जाने क्या सूझा कि इन्हें भी साथ दिल्ली ले गए। मैं तो शर्म से मरी जाती थी। थोड़ी देर बाद चंदर आया। बाहर ही उसे मालूम हो गया था कि सब लोग आ गए हैं। उसे जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वह उल्टे लौट जाए। वह अगर इस घर में गया तो जाने उससे क्या अनर्थ हो जाएगा। लेकिन वह पढ़ता ही गया। स्टडी रूम में डॉक्टर साहब सो रहे थे। वह लौटा और अपने कपड़े उतारने के लिए ड्राइंग रूम की ओर चला। सुधा ने ज्यों ही आहट पाई वह फौरन झाड़ फेंक कर भागी। सिर खुला, धोती कमर में खुसी हुई, हाथ गंदे, बाल बिखरे और बेतहाशा दौड़कर चंदर से लिपट गई और बच्चों की भूली हंसी हंसकर बोली, चंदर चंदर, हम आ गए, अब बताओ। और चंदर को इस तरह कस लिया कि अब कभी छोड़ेगी नहीं। छे, दूर हटो सुधा, यह क्या नाटक करती हो। आज तुम बच्ची नहीं हो। और सुधा को बड़ी रुखाई से परे हटाकर अपने कोट पर से सुधा के हाथ से लगी हुई मिट्टी झाड़ते हुए चंदर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सुधा पर जैसे बिजली गिर पड़ी हो। वह पत्थर की तरह खड़ी रही। फिर जैसे लड़खड़ाती हुई अपने कमरे में गई और चारपाई पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। चंदर सुधा से नहीं ही बोला। डॉक्टर साहब के जगते ही उनसे बातें करने लगा। शाम को वह साइकिल लेकर घूमने निकल गया। लौटकर ऊपर छत पर चला गया और बिनती को पुकार कर कहा, अगर तकलीफ न हो तो जरा ऊपर खाना दे जाओ। बिनती ने थाली लगाई और सुधा से कहा, लो दीदी दे आओ। सुधा से कहा। सुधा ने सिर हिलाकर कहा, तू ही दे आ, मैं अब कौन रह गई उनकी। बिनती के बहुत समझाने पर सुधा ऊपर खाना ले गई। चंदर लेटा था गुमसुम। सुधा ने स्टूल खींचकर खाना रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। उसने पानी रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। खाओ ना, सुधा ने कहा और एक कौर बनाकर चंदर को देने लगी। तुम जाओ, चंदर ने बड़े रुखे स्वर में कहा, मैं खा लूंगा। सुधा ने कौर थाली में रख दिया और चंदर के पायताने बैठकर बोली, चंदर तुम क्यों नाराज हो, बताओ हमसे क्या पाप हो गया है। पिछले 1.5 महीने हमने एक एक क्षण गिन गिर कर काटे हैं कि कब तुम्हारे पास आए। हमें क्या मालूम था कि तुम ऐसे हो गए हो। मुझे जो चाहे सजा दे लो, लेकिन ऐसा ना करो। तुम तो कुछ भी नहीं समझते। और सुधा ने चंदर के पैरों पर सिर रख दिया। चंदर ने पैर झटक दिए। सुधा, इन सब बातों से फायदा नहीं है। अब इस तरह की बातें करना और सुनना मैं भूल गया हूं। कभी इस तरह की बातें करते अच्छा लगता था। अब तो किसी सुहागिन के मुंह से यह शोभा नहीं देता। सुधा तिलमिला उठी। तो यह बात है तुम्हारे मन में, मैं पहले से समझती थी। लेकिन तुम ही ने तो कहा था। चंदर, अब तुम ही ऐसे कह रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। और सुधा ने हाथ से ब्याह वाले चूड़े उतारकर छत पर फेंक दिए। बिछिया उतारने लगी और पागलों की तरह फटी आवाज में बोली, जो तुमने कहा मैंने किया, अब जो कहोगे वह करूंगी, यही चाहते हो ना। और अंत में उसने अपनी बिछिया उतारकर छत पर फेंक दी। चंदर कौप गया। उसने इस दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। बिनती बिनती, उसने घबराकर पुकारा और सुधा से बोला, अरे यह क्या कर रही हो, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। पहनो जल्दी से, मुझे किसी की परवाह नहीं, तुम्हारा तो जी ठंडा पड़ जाएगा। चंदर उठा। उसने जबरदस्ती सुधा के हाथ पकड़ लिए। बिनती आ गई थी। लो, इन्हें चूड़े तो पहना दो। बिनती ने चुपचाप चूड़े और बिछिया पहना दी। सुधा चुपचाप उठी और नीचे चली गई। चंदर अपनी खाट पर सिर झुकाए लज्जित सा बैठा था। लीजिए, खाना खा लीजिए। बिनती बोली, मैं नहीं खाऊंगा। चंदर ने रुंधे गले से कहा, खाइए वरना अच्छी बात नहीं होगी। आप दोनों मिलकर मुझे मार डालिए, बस किस्सा खत्म हो जाए। ना आप सीधे मुंह से बोलते हैं, ना दीदी। पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। चंदर कुछ नहीं बोला। खाइए, आपको हमारी कसम है, वरना दीदी खाना नहीं खाएंगी। आपको मालूम नहीं, दीदी की तबीयत इधर बहुत खराब है। उन्हें सुबह शाम बुखार रहता है। दिल्ली में तबीयत बहुत खराब हो गई थी। आप ऐसे कर रहे हैं, बताइए उनका क्या हाल होगा। आप समझते होंगे, ये बहुत सुखी होंगी, लेकिन आपको क्या मालूम
पहले आप दीदी के एक आंसू पर पागल हो उठते थे, अब आपको क्या हो गया है? चंदर ने सिर उठाया और गहरी सांस लेकर बोला, जाने क्या हो गया है बिनती। कभी नहीं सोचता था कि सुधा को मैं इतना दुख दे सकूंगा। इतना अभागा हूं कि मैं खुद भी इधर घुलता रहा और सुधा को भी इतना दुखी कर दिया। और सचमुच चंदर की आंखों में आंसू भर आए। बिनती चंदर के पीछे खड़ी थी। चंदर का सिर अपनी छाती में लगाकर आंसू पोंछती हुई बोली, छे, अब और दुखी होइएगा तो दीदी और भी रोएंगी। लीजिए खाइए, जाओ दीदी को बुला लो और उन्हें भी खिला दो। चंदर ने कहा। बिनती गई, फिर लौटकर बोली, बहुत रो रही हैं, अब आज उनका नशा उतर जाने दीजिए, तब कल बात कीजिएगा। फिर सुधा ने न खाया तो? नहीं, आप खा लीजिएगा तो वे खा लेंगी, उनको खिलाए बिना मैं नहीं खाऊंगी, बिनती बोली और अपने हाथ से कोर बनाकर चंदर को देने लगी। चंदर ने खाना शुरू किया और धीरे से गहरी सांस लेकर बोला, तिनती, तुम हमारी और सुधा की उस जन्म की कौन हो? सुबह के वक्त चंदर जब नाश्ता करने बैठा तो डॉक्टर साहब के साथ ही बैठा। सुधा आई और प्याला रखकर चली गई। वह बहुत उदास थी। चंदर का मन भर आया। सुधा की उदासी उसे कितना लज्जित कर रही थी, कितना दुखी कर रही थी। दिन भर किसी काम में उसकी तबीयत नहीं लगी। उसने क्लास छोड़ दिए, लाइब्रेरी में भी जाकर किताबें उलट पलट कर चला आया। उसके बाद प्रेस गया, जहां उसे अपनी थीसिस छपने को देनी थी। उसके बाद ठाकुर साहब के यहाँ गया, लेकिन कहीं भी वह टिक नहीं पाया। जब तक वह सुधा को हंसा न ले, सुधा के आंसू सुखा न दे, उसे चैन नहीं मिलेगा। शाम को वह लौटा तो खाना तैयार था। बिनती से उसने पूछा, कहाँ है सुधा? अपनी छत पर, बिनती ने कहा। चंदर ऊपर गया। पानी परसों से बंद था और बादल भी खुले हुए थे, लेकिन तेज पुरवैया चल रही थी। तीज का चांद शर्मीली दुल्हन सा बादलों में मुंह छिपा रहा था। हवा के तेज झकोरों पर बादल उड़ रहे थे और कचनार बादलों में तीज का धनुषाकार चांद आंख में चोली खेल रहा था। सुधा ने अपनी खाट बरसाती के बाहर खींच ली थी। छत पर धुंधला अंधेरा था और रह रहकर सुधा पर चांदनी के फूल बरस जाते थे। सुधा चुपचाप लेटी हुई बादलों को देखती हुई जाने क्या सोच रही थी। चंदर गया। चंदर को देखते ही सुधा उठ खड़ी हुई और उसने बिजली जला दी और चुपचाप बैठ गई। चंदर बैठ गया। वह कुछ भी नहीं बोली। बगल में बिछी हुई बिनती की खाट पर सुधा बैठ गई। चंदर को समझ नहीं आता था कि वह क्या कहे। सुधा को इतना दुख दिया उसने। सुधा उससे कल शाम से बोली तक नहीं। सुधा, तुम नाराज हो गई, मुझे जाने क्या हो गया था, लेकिन माफ नहीं करोगी? चंदर ने बहुत कांपती हुई आवाज में कहा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप बादलों की ओर देखती रही। सुधा, चंदर ने सुधा के दो कबूतरों जैसे उजले मासूम पैरों को लेकर अपनी गोद में रख लिया और भरे हुए गले से बोला, सुधा, मुझे जाने क्या हो जाता है, कभी कभी लगता है वह पहले वाली ताकत टूट गई, मैं बिखर रहा हूं। तुम आई और तुम्हारे सामने मन का जाने कौन सा तूफान फूट पड़ा। तुमने उसका इतना बुरा मान लिया। बताओ, अगर तुम ही ऐसा करोगी तो मुझे संभालने वाला फिर कौन है? सुधा। और चंदर की आंखों से एक बूंद आंसू सुधा के पांवों पर छू पड़ा। सुधा ने चाक कर अपने पांव खींच लिए और उठकर चंदर की खाट पर बैठ गई और चंदर के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। बहुत रोई, बहुत रोई। उसके बाद उठी और सामने बैठ गई। चंदर, तुमने गलत नहीं किया। मैं सचमुच कितनी अपराधिन हूं। मैंने तुम्हारी जिंदगी चौपट कर दी है, लेकिन मैं क्या करूं? किसी ने तो मुझे कोई रास्ता नहीं बताया था। अब हो ही क्या सकता है। चंदर, तुम भी बर्दाश्त करो और हम भी करें। चंदर नहीं बोला। उसने सुधा के हाथ अपने होठों से लगा लिए। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह बिखरने नहीं दूंगी। तुमने अब अगर इस तरह किया तो अच्छी बात नहीं होगी। फिर हम तो बराबर हर पल तुम्हारे ही बारे में सोचते रहे और तुम्हारी ही बातें सोच सोच कर अपने को धीरज देते रहे, और तुम इस तरह करोगे तो नहीं। सुधा, मैं अपने को टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, लेकिन इधर मुझे जाने क्या हो गया था। हाँ, समझ लो चंदर, तुम्हें हमारे सुहाग की लाज है। हम कितने दुखी हैं, तुम समझ नहीं सकते। एक तुम्ही को देखकर हम थोड़ा सा दुख दर्द भूल जाते हैं, सो तुम भी इस तरह करने लगे। हम लोग कितने अभागे हैं। और वह फिर चुपचाप लेटकर ऊपर देखती हुई जाने क्या सोचने लगी। चंदर ने एक बार धुंधली रेशमी चांदनी में मुरझाए हुए स्वर्ण जूही के फूल जैसे मुंह की ओर देखा और सुधा के नरम गुलाबी होठों पर उंगलियां रख दी। थोड़ी देर वह आंसू में भीगे हुए गुलाब की दुख भरी पंखड़ियों से उंगलियां उलझाए रहा और फिर बोला, क्या सोच रही थी? चंदर ने बहुत दुलार से सुधा के माथे पर हाथ फेरकर कहा। सुधा एक फीकी हंसी हंसकर बोली, जैसे आज लेटी हुई बादलों को देख रही हूं और पास तुम बैठे हो। उसी तरह एक दिन कॉलेज में दोपहर को मैं और गेसू लेटे हुए बादलों को देख रहे थे। उस दिन उसने एक शेर सुनाया था, कैफ बरदोश बादलों को न देख, बेखबर तू कुचल न जाए कहीं।
उसका कहना कितना सच निकला। भाग्य ने कहा ले जा पटका मुझे, क्यों, वहां तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? चंदर ने पूछा। हाँ, समझते तो सब यही हैं, लेकिन जो तकलीफ है वह मैं जानती हूँ या बिनती जानती है। सुधा ने गहरी सांस लेकर कहा। वहां आदमी भी बने रहने का अधिकार नहीं। क्यों? चंदर ने पूछा। क्या बताएं तुम्हें चंदर, कभी कभी मन में आता है कि डूब मरूं। ऐसा भी जीवन होगा मेरा, यह कभी मैं नहीं सोचती थी। सुधा ने कहा। क्या बात है, बताओ ना, चंदर ने पूछा। बता दूंगी देवता, तुमसे भला क्या छिपाऊंगी, लेकिन आज नहीं फिर कभी। सुधा ने कहा। तुम परेशान मत हो, कहाँ तुम कहाँ दुनिया, काश की कभी तुम्हारी गोद से अलग न होती मैं। और सुधा ने अपना मुंह चंदर की गोद में छिपा लिया। चांदनी की पंखरियां बरस पड़ी, उल्लास और रोशनी का मलय पवन फिर लौट आया था। फिर एक बार चंदर सुधा और बिनती के प्राणों को विभोर कर गया था कि सुधा को महीने भर बाद ही जाना है, और सुधा भूल गई थी कि शाहजहांपुर से भी उसका कोई नाता है। बिनती का इम्तिहान हो गया था और अक्सर चंदर और सुधा बिनती के ब्याह के लिए गहने और कपड़े खरीदने जाते। जिंदगी फिर खुशी के हिलकोरों पर झूलने लगी थी। बिनती का ब्याह उतरते अगहन में होने वाला था। अब 2-2.5 महीने रह गए थे। सुधा और चंदर जाकर कपड़े खरीदते और लौटकर बिनती को जबरदस्ती पहनाते और गुड़िया की तरह उसे सजाकर खूब हंसते। दोनों के बड़े बड़े हौसले थे बिनती के लिए। सुधा बिनती को सलवार और चुन्नी का एक सेट और गरारा और कुर्ते का एक सेट देना चाहती थी। चंदर बिनती को एक हीरे की अंगूठी देना चाहता था। वह बिनती के ब्याह में भी जाना चाहता था, लेकिन गांव का मामला, कान्या कुब्जों की बारात। शहर में सुधा, बिनती और चंदर को जितनी आजादी थी उतनी वहां भला क्यों कर हो सकती थी। फिर कहने वालों की जबान कोई क्या कह बैठे, यही सब सोचकर सुधा ने चंदर को मना कर दिया था। इसीलिए चंदर यहीं बिनती को जितने उपहार और आशीर्वाद देना चाहता था दे रहा था। सुधा का बचपन लौट आया था और दिन भर उसकी शरारतों और किलकारियों से घर हिलता था। सुधा ने चंदर को इतनी ममता में डुबो लिया था कि एक क्षण वह चंदर को अपने से अलग नहीं रहने देती थी। जितनी देर चंदर घर में रहता, सुधा उसे अपने दुलार में, अपनी सांसों की गरमाई में समेटे रहती थी। चंदर के माथे पर हर क्षण वह जाने कितना स्नेह बिखेरती रहती थी। एक दिन चंदर आया तो देखा कि बिनती कहीं गई है और सुधा चुपचाप बैठी हुई बहुत से पुराने खतों को संभाल रही है। एक गंभीर उदासी का बादल घर में छाया हुआ है। चंदर आया, देखा सुधा आंख में आंसू भरे बैठी है। क्या बात है सुधा? रुखसती की चिट्ठी आ गई चंदर, परसों शंकर बाबू आ रहे हैं। चंदर के हृदय की धड़कनों पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। वह चुपचाप बैठ गया। अब सब खत्म हुआ चंदर, सुधा ने बड़ी ही करुण मुस्कान से कहा। अब साल भर के लिए विदा, और उसके बाद जाने क्या होगा? चंदर कुछ नहीं बोला, वहीं लेट गया और बोला, सुधा दुखी मत हो, आखिर कैलाश इतना अच्छा है, शंकर बाबू इतने अच्छे हैं। दुख किस बात का रहा, मैं तो अब मैं सशक्त रहूंगा, तुम मेरे लिए मत घबराओ। सुधा एकटक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर तुम्हारे जैसे सब क्यों नहीं होते? तुम सचमुच इस दुनिया के योग्य नहीं हो। ऐसे ही बने रहना चंदर मेरे, तुम्हारी पवित्रता ही मुझे जिंदा रख सकेगी, वरना मैं तो जिस नरक में जा रही हूँ तुम उसे नरक क्यों कहती हो? मेरी समझ में नहीं आता। तुम नहीं समझ सकते, तुम अभी बहुत दूर हो इन सब बातों से। लेकिन सुधा बड़ी देर तक चुप रही, फिर खत सब एक और खिसका दिए और बोली, चंदर उनमें सब कुछ है, वे बहुत अच्छे हैं, बहुत खुले विचार के हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मुझ पर कहीं से कोई बंधन नहीं, लेकिन इस सारे स्वर्ग का मोल जो देकर चुकाना पड़ता है, उससे मेरी आत्मा का कण कण विद्रोह कर उठता है। और सहसा घुटनों में मुंह छिपाकर रो पड़ी। चंदर उठा और सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोला, छे रो मत सुधा, अब तो जैसा है जो कुछ भी है बर्दाश्त करना पड़ेगा। कैसे करूं चंदर, वह इतने अच्छे हैं और इसके अलावा इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि मैं उनसे क्या कहूं, कैसे कहूं? सुधा बोली, जाने दो सुधी, जैसी जिंदगी हो वैसा निबाह करना चाहिए, इसी में सुंदरता है। और जहां तक मेरा ख्याल है वैवाहिक जीवन के प्रथम चरण में ही यह नशा रहता है, फिर किसको यह सूझता है? आओ चलो चाय पिए, उठो, पागलपन नहीं करते, परसों चली जाओगी, रुलाकर नहीं जाना होता, उठो। चंदर ने अपने मन की जुगुप्सा पीकर ऊपर से बहुत स्नेह से कहा। सुधा उठी और चाय ले आई। चंदर ने अपने हाथ से एक कप में चाय बनाई और सुधा को पिलाकर उसी में पीने लगा। चाय पीते पीते सुधा बोली, चंदर तुम ब्याह मत करना, तुम इसके लिए नहीं बने हो। चंदर सुधा को हंसाना चाहता था, चल स्वार्थी कहीं की, क्यों ना करूं ब्याह, जरूर करूंगा, और जनाब 2-2 करूंगा, अपने आप तो कर लिया और मुझे उपदेश दे रही हैं। सुधा हंस पड़ी। चंदर ने कहा, बस ऐसे ही हंसती रहना हमेशा, हमारी याद करके, और अगर रोई तो समझ लो
हम उसी तरह फिर अशांत हो उठेंगे जैसे अभी तक थे। फिर प्याला सुधा के होठों से लगाकर बोला, अच्छा सुधी, कभी तुम सुनो कि मैं उतना पवित्र नहीं रहा जितना कि हूं तो तुम क्या करोगी? कभी मेरा व्यक्तित्व अगर बिगड़ गया तब क्या होगा? होगा क्या? मैं रोकने वाली कौन होती हूं? मैं खुद ही क्या रोक पाई अपने को? लेकिन चंदर, तुम ऐसे ही रहना। तुम्हें मेरे प्राणों की सौगंध है। तुम अपने को बिगाड़ना मत। चंदर हंसा, नहीं सुधा, तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है। मैं कभी गिर नहीं सकता जब तक तुम मेरी आत्मा में गुंथी हुई हो। तीसरे दिन शंकर बाबू आए और सुधा चंदर के पैरों की धूल माथे पर लगाकर चली गई। इस बार वह रोई नहीं, शांत थी जैसे वधस्थल पर जाता हुआ बेबस अपराधी। जब तक आसमान में बादल रहते हैं तब तक झील में बादलों की छां रहती है। बादलों के खुल जाने के बाद कोई भी झील उनकी छां को सुरक्षित नहीं रख पाती। जब तक सुधा थी, चंदर की जिंदगी का फिर एक बार उल्लास और उसकी ताकत लौट आई थी। सुधा के जाते ही वह फिर सब कुछ खो बैठा। उसके मन में कोई स्थायित्व नहीं रहा। लगता था जैसे वह एक जलागार है जो बहुत गहरा है, लेकिन जिसमें हर चांद, सूरज, सितारे और बादल की छां पड़ती है और उनके चले जाने के बाद फिर वह उनका प्रतिबिंब धो डालता है और बदलकर फिर वैसा ही हो जाता है। कोई भी चीज पानी को रेंग नहीं पाती, उसे छू नहीं पाती। हाँ, लहरों में उनकी छाया का रूप विकृत हो जाता है। चंदर को चारों ओर की दुनिया सहज गुजरते हुए बादलों का निस्सार तमाशा सी लग रही थी। कॉलेज की चहल पहल, ढलती हुई बरसात का पानी, थीसिस और डिग्री, बर्टी का पागलपन और पम्मी के खत, ये सभी उसके सामने आते और सपनों की तरह गुजर जाते। कोई चीज उसके हृदय को छू ना पाती। ऐसा लगता था कि चंदर एक खोखला व्यक्ति है जिसमें सिर्फ एक सापेक्ष अंतःकरण मात्र है। कोई निरपेक्ष आत्मा नहीं और हृदय भी जैसे समाप्त हो गया था। एक जलहीन हल्के बादल की तरह वह हवा के हर झोंके पर तैर रहा था, लेकिन टिकता कभी भी नहीं था। उसकी भावनाएं, उसका मन, उसकी आत्मा, उसके प्राण, उसका सब कुछ सो गया था और वह जैसे नींद में चल फिर रहा था, नींद में सब कुछ कर रहा था। जाने के 8 रोज बाद सुधा का खत आया। मेरे भाग्य, मैं इस बार तुम्हें जिस तरह छोड़ आई हूं उससे मुझे पल भर को चैन नहीं मिलता। अपने को तो बेच चुकी, अपने मन के मोती को कीचड़ में फेंक चुकी। तुम्हारी रोशनी राही देखकर कुछ संतोष है। मेरे दीपक, तुम बुझना मत। तुम्हें मेरे ख्रेह की लाज, मेरी जिंदगी का नरक फिर मेरे अंगों में भिदना शुरू हो गया है। तुम कहते हो कि जैसे हो निबाह करना चाहिए। तुम कहते हो कि अगर मैंने उनसे निबाह नहीं किया तो यह तुम्हारे प्यार का अपमान होगा। ठीक है, मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए निबाह करूंगी, लेकिन मैं कैसे संभालूं अपने को? दिल और दिमाग बेबस हो रहे हैं। नफरत से मेरा खून उबला जा रहा है। कभी कभी जब तुम्हारी सूरत सामने होती है तो जैसे अपना सुख दुख भूल जाती हूं, लेकिन अब तो जिंदगी का तूफान जाने कितना तेज होता जा रहा है कि लगता है तुम्हें भी मुझसे खींचकर अलग कर देगा। लेकिन तुम्हें अपने देवत्व की कसम है, तुम मुझे अब अपने हृदय से दूर न करना। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी याद के ही सहारे में यह नरक झेलने में समर्थ हूं। तुम मुझे कहीं छिपा लो, मैं क्या करूं? मेरा अंग अंग मुझ पर व्यंग्य कर रहा है। आंखों की नींद खत्म है। पाँव में इतना तीखा दर्द है कि कुछ कह नहीं सकती। उठते बैठते चक्कर आने लगा है। कभी कभी बदन कांपने लगता है। आज वह बरेली गए हैं तो लगता है मैं आदमी हूं। तभी तुम्हें लिख भी रही हूं। तुम दुखी मत होना। चाहती थी कि तुम्हें न लिखूं, लेकिन बिना लिखे मन नहीं मानता। मेरे अपने तुमने तो यही सोचकर यहाँ भेजा था कि इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, लेकिन कौन जानता था कि फूल में कीड़े भी होंगे। अच्छा, अब माजी नीचे बुला रही हैं, चलती हूँ। देखो, अपने किसी खत में इन सब बातों का जिक्र मत करना और इसे फाड़ कर फेंक देना। तुम्हारी अभागिन सुधी। चंदर को खत मिला तो एक बार जैसे उसकी मूर्छा टूट गई। उसने खत लिया और बिंती को बुलाया। बिंती हाथ में साग और डलिया लिए आई और पास बैठ गई। चंदर ने वह खत बिंती को दे दिया। बिंती ने पढ़ा और चंदर को वापस दे दिया और चुपचाप तरकारी काटने लगी। वह उठा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद बिंती चाय लेकर आई और चाय रखकर बोली, आप दीदी को कब खत लिख रहे हैं? मैं नहीं लिखूंगा। चंदर बोला, क्यों, क्या लिखूं बिंती? कुछ समझ में नहीं आता, कुछ झल्ला कर चंदर ने कहा। बिंती चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद चंदर बड़े मुलायम स्वर में बोला, बिंती, एक दिन तुमने कहा था कि मैं देवता हूँ। तुम्हें मुझ पर गर्व है। आज भी तुम्हें मुझ पर गर्व है, पहले से ज्यादा। बिंती बोली, अच्छा, ताजुब है। चंदर बोला, अगर तुम जानती कि आजकल कभी कभी मैं क्या सोचता हूँ तो तुम्हें ताजुब होता। तुम जानती तो सुधा के इस खत से मुझे जरा सा भी दुख नहीं हुआ, सिर्फ चिल्लाहट ही हुई है। मैं सोच रहा था कि क्यों सुधा इतना स्वान भरती है दुख और अंतद्वत्व का। किस लड़की को यह सब पसंद नहीं? किस लड़की के प्यार में शरीर का अंश नहीं होता?
लाख प्रतिभाशालिनी लड़कियां हों, लेकिन अगर वे किसी को प्यार करेंगी तो उसे अपनी प्रतिभा नहीं देंगी, अपना शरीर ही देंगी। और यदि वह अस्वीकार कर लिया जाए तो शायद प्रतिहिंसा से तड़प भी उठेंगी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि सेक्स ही प्यार है, प्यार का मुख्य अंश है, बाकी सभी कुछ उसकी तैयारी है। उसके लिए एक समुचित वातावरण और विश्वास का निर्माण करना है। जाने क्यों मुझे इस सब से बहुत नफरत होती जाती है। अभी तक मैं सेक्स और प्यार को दो चीजें समझता था, प्यार पर विश्वास करता था, सेक्स से नफरत। अब मुझे दोनों ही एक चीजें लगती हैं और जाने कैसे अरुचि सी हो गई है इस जिंदगी से। तुम्हारी क्या राय है बिनती? मेरी? अरे हम बेपढ़े लिखे आदमी, हम क्या आपसे बात करेंगे? लेकिन एक बात है, ज्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता। क्यों? चंद्र ने पूछा। पढ़ने लिखने से ही आप और दीदी जाने क्या क्या सोचते हैं। हमने देहात में देखा है कि वहां लड़कियां समझती हैं कि उन्हें क्या करना है, इसलिए कभी इन सब बातों पर अपना मन नहीं बिगाड़ती। बल्कि मैंने तो देखा है सभी शादी के बाद मोटी होकर आती हैं, और दीदी अब छोटी सी नहीं कि ऐसी उनकी तबीयत खराब हो जाए। यह सब मन में घुटने का नतीजा है। जब ये होना ही है तो क्यों दीदी दुखी होती हैं? उन्हें तो और मोटी होना चाहिए। बिनती बोली। इस समस्या का इतना सरल समाधान सुनकर चंदर को हंसी आ गई। अब तुम ससुराल जा रही हो मोटी होकर आना। धत, आप तो मजाक करने लगे। लेकिन बिनती, तुम इस मामले में बड़ी विद्वान मालूम देती हो, अभी तक यह विद्वत्ता कहाँ छिपा रखी थी? नहीं, आप मजाक न बनाइए तो मैं सच बताऊं कि देहाती लड़कियां शहर की लड़कियों से ज्यादा होशियार होती हैं इन सब मामलों में। सच? चंदर ने पूछा। वह गांव की जिंदगी को बेहद निरीह समझता था। हाँ और क्या, वहां इतना दुराव, इतना गोपन नहीं है। सभी कुछ उनके जीवन का उन्मुक्त है, और ब्याह के पहले ही वहां लड़कियां सब कुछ। अरे नहीं, चंदर ने बेहद ताज्जुब से कहा। लो, यकीन नहीं होता आपको? मुझे कैसे मालूम हुआ इतना? मैं आपसे कुछ नहीं छिपाती। वहां तो सब लोग इसे इतना स्वाभाविक समझते हैं जितना खाना पीना, हंसना बोलना। बस लड़कियां इस बात में सचेत रहती हैं कि किसी मुसीबत में न फंसें। चंदर चुपचाप बैठ चाय पीता रहा। आज तक वह जिंदगी को कितना पवित्र मानता रहा था, लेकिन जिंदगी कुछ और ही है। जिंदगी अब भी वह है जो सृष्टि के आरंभ में थी। और दुनिया कितनी चालाक है, कितनी भुलावा देती है। अंदर से मन में जहर छिपाकर भी होठों पर कैसी अमृतमयी मुस्कान झलकाती रहती है। यह बिनती जो इतनी शांत, संयत और भोली लगती थी, इसमें भी सभी गुण भरे हैं। इस दुनिया में चंदर ने जिंदगी को परखने में कितना बड़ा धोखा खाया है। जिंदगी यह है मानसलता और प्यास, और उसके साथ साथ अपने को छिपाने की कला। वह बैठा बैठा सोचता रहा। सहसा उसने पूछा, बिनती, तुम भी देहात में रही हो और सुधा भी, तुम लोगों की जिंदगी में वह सब कभी आया? बिनती क्षण भर चुप रही, फिर बोली, क्यों, क्या नफरत करोगे सुनकर? नहीं बिनती, जितनी नफरत और अरुचि दिल में आ गई है उससे ज्यादा आसक्ति है। भला बताना चाहो तो बता दो। अब मैं जिंदगी को समझना चाहता हूँ वास्तविकता के स्तर पर। चंदर ने गंभीरता से पूछा। मैंने आपसे कुछ नहीं छिपाया, न अब छिपाऊंगी। पता नहीं क्यों दीदी से भी ज्यादा आप पर विश्वास जमता जा रहा है। सुधा दीदी की जिंदगी में तो यह सब नहीं आ पाया। वे बड़ी विचित्र सी थीं, सबसे अलग रहती थीं और पढ़ती और कमल के पोखरे में फूल तोड़ती थीं। बस मेरी जिंदगी में। चंदर ने चाय का प्याला खिसका दिया। जाने किस भाव से उसने बिनती के चेहरे की रह देखा। वह शांत थी, निर्विकार थी और बिना किसी हिचक के कहती जा रही थी। चंदर चुप था। बिनती ने अपने पांवों से चंदर के पांवों की उंगलियां दबाते हुए पूछा, क्या सोच रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? जाने दो, मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन तुम मुझ पर इतना विश्वास क्यों करती हो? चंदर पूछा। जाने क्यों, यहाँ आकर मैंने दीदी के साथ आपका व्यवहार देखा, फिर पम्मी वाली घटना हुई। मेरे तन मन में एक विचित्र सी श्रद्धा आपके लिए छा गई। जाने कैसी अरुचि मेरे मन में दुनिया के लिए थी। आपको देखकर मैं फिर स्वस्थ हो गई। ताजुब है, तुम्हारे मन की अरुचि दूर हो गई दुनिया के प्रति, और मेरे मन की अरुचि बढ़ गई। कैसे अंतर्विरोध होते हैं मन की प्रतिक्रियाओं में। एक बात पूछूं बिनती, तुम मेरे इतने समीप रही हो, सैकड़ों बार ऐसा हुआ होगा जो मेरे विषय में तुम्हारे मन में शंका पैदा कर देता। तुम सैकड़ों बार मेरे सिर को अपने वक्ष पर रखकर मुझे सांत्वना दे चुकी हो। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम जानती हो मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। फिर ये सब क्या है, क्यों है? बिनती चुप रही। पता नहीं क्यों है, मुझे इसमें कभी कोई पाप नहीं दिखा, और कभी दिखा भी तो मन ने कहा कि आप इतने पवित्र हैं, आपका चरित्र इतना ऊंचा है कि मेरा पाप भी आपको छूकर पवित्र हो जाएगा। लेकिन बिनती, बस। बिनती ने चंदर को टोक कर कहा, इससे अधिक आप कुछ मत पूछिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। चंदर चुप हो गया। चंदर जितना सुलझाने का प्रयास कर रहा था, चीजें उतनी ही उलझती जा रही थीं। सुधा ने जिंदगी का एक पक्ष चंदर के सामने रखा था, बिनती उसे दूसरी दुनिया में खींच लाई। कौन सच है, कौन झूठ,
वह किसका तिरस्कार करे, किसको स्वीकार करे? अगर सुधा गलती पर है तो चंदर का जिम्मा है। चंदर ने सुधा की हत्या की है, लेकिन कितनी भिन्न हैं दोनों बहनें। बिनती कितनी व्यवहारिक, कितनी यथार्थ संयत, और सुधा कितनी आदर्श, कितनी कल्पनामयी, कितनी सूक्ष्म, कितनी ऊंची, कितनी सुकुमार और पवित्र। जीवन की समस्याओं के अंतर विरोधों में जब आदमी दोनों पक्षों को समझ लेता है, तब उसके मन में एक ठहराव आ जाता है। वह भावना से ऊपर उठकर स्वच्छ बौद्धिक धरातल पर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगता है। चंदर अब भावना से हटकर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगा था। वह अम्ब भावना से डरता था। भावना के तूफान में इतनी ठोकरें खाकर अब उसने बुद्धि की शरण ली थी और एक पलायनवादी की तरह भावना से भागकर बुद्धि की एकांगिता में छिप गया था। कभी भावुकता से नफरत करता था, अम्ब वह भावना से ही नफरत करने लगा था। इस नफरत का भोग सुधा और बिनती दोनों को ही भुगतना पड़ा। सुधा को उसने एक भी खत नहीं लिखा और बिनती से एक दिन भी ठीक से बातें नहीं की। जब भावना और सौंदर्य के उपासक को बुद्धि और वास्तविकता की ठेस लगती है, तब वह सहसा कटुता और व्यंग्य से उबल उठता है। इस वक्त चंदर का मन भी कुछ ऐसा ही हो गया था। जाने कितने जहरीले कांटे उसकी वाणी में उग आए थे, जिन्हें वह कभी भी किसी को चुभाने से बाज नहीं आता था। एक निर्मम निरपेक्षता से वह अपने जीवन की सीमा में आने वाले हर व्यक्ति को कटुता के जहर से अभिषिक्त करता चलता था। सुधा को वह कुछ लिख नहीं सकता था। पम्मी यहाँ थी नहीं, ले देकर बची अकेली बिनती, जिसे इन जहरीले वाणों का शिकार होना पड़ रहा था। सितंबर बीत रहा था और अब वह गांव जाने की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर साहब ने दिसंबर तक की छुट्टी ली थी और वे भी गांव जाने वाले थे। शादी के महीने भर पहले से उनका जाना जरूरी था। चंदर खुश नहीं था, नाराज नहीं था। एक स्वर्ग भ्रष्ट देवदूत जिसे पिशाचों ने खरीद लिया हो, उन्हीं की तरह वह जिंदगी के सुख दुखों को ठोकर मारता हुआ किनारे खड़ा सभी पर हंस रहा था। खास तीर से नारी पर उसके मन का सारा जहर बिखरने लगा था और उसमें उसे यह भी अक्सर ध्यान नहीं रहता था कि वह किससे क्या बात कर रहा है। बिनती सब कुछ चुपचाप सहती जा रही थी। बिनती को सुधा की तरह रोना नहीं आता था, न उसकी चंदर इतनी परवाह ही करता था जितनी सुधा की। दोनों में बातें भी बहुत कम होती थीं, लेकिन बिनती मन ही मन दुखी थी। वह क्या करे? एक दिन उसने चंदर के पैर पकड़कर बहुत अनुनय से कहा, आपको यह क्या होता जा रहा है? अगर आप ऐसे ही करेंगे तो हम दीदी को लिख देंगे। चंदर बड़ी भयावनी हंसी हंसा, दीदी को क्या लिखोगे? मुझे अब उसकी परवाह नहीं। वह दिन गए। बिनती, बहुत बन लिए हम। हाँ चंदर बाबू, आप लड़की होते तो समझते। सब समझता हूँ मैं, कैसा दोहरा नाटक खेलती हैं लड़कियां। इधर अपराध करना, उधर मुखबिरी करना। बिनती चुप हो गई। एक दिन जब चंदर कॉलेज से आया तो उसके सिर में दर्द हो रहा था। वह आकर चुपचाप लेट गया। बिनती ने आकर पूछा तो बोला, क्यों, मैं बतलाऊं कि क्या है? तुम मिटा दोगी? बिनती ने चंदर के सिर पर हाथ रखकर कहा, चंदर तुम्हें क्या होता जा रहा है? देखो कैसी हड्डियां निकल आई हैं इधर। इस तरह अपने को मिटाने से क्या फायदा? मिटाने से? चंदर उठकर बैठ गया। मैं मिटाऊंगा अपने को लड़कियों के लिए? छे, तुम लोग अपने को क्या समझती हो? क्या है तुम लोगों में सिवाय एक नशीली मांसलता के? इसके लिए मैं अपने को मिटाऊंगा? बिनती ने चंदर को फिर लिटा दिया। इस तरह अपने को धोखा देने से क्या फायदा? चंदर बाबू, मैं जानती हूँ दीदी के न होने से आपकी जिंदगी में कितना बड़ा अभाव है। दीदी के न होने पर क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब आप खूब समझते हैं। मैं जानती हूँ, दीदी होती तो आप इस तरह न मिटाते अपने को। मैं जानती हूँ दीदी के लिए आपके मन में क्या था। बिनती ने सिर में तेल डालते हुए कहा, दीदी के लिए क्या था? चंदर हंसा, बड़ी विचित्र हंसी। दीदी के लिए मेरे मन में एक आदर्शवादी भावुकता थी जो अधा कचरे मन की उपज थी। एक ऐसी भावना थी जिसके औचित्य पर ही मुझे विश्वास नहीं। वह एक सनक थी। सनक? बिनती थोड़ी देर तक चुपचाप सिर में तेल ठोंकती रही, फिर बोली, अपनी सांसों से बनाई देव मूर्ति पर इस तरह लात तो न मारिए, आपको शोभा नहीं देता। बिनती की आंख में आंसू आ गए। कितनी अभागी हैं दीदी। चंदर एकटक बिनती की ओर देखता रहा और फिर बोला, मैं अब पागल हो जाऊंगा। बिनती, मैं आपको पागल नहीं होने दूंगी। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। चंदर फिर हंसा, जाइए अब आप श्रीमती बिनती होने वाली हैं। आपका ब्याह होगा। मैं पागल हो रहा हूँ। इससे क्या हुआ? इन सब बातों से दुनिया नहीं रुकती, शहनाइयां नहीं बंद होती, बंधनवार नहीं तोड़े जाते। मैं नहीं जाऊंगी चंदर अभी। तुम मुझे नहीं जानते। तुम्हारी इतनी ताड़ना और व्यंग्य सहकर भी तुम्हारे पास रही। अब दुनिया भर की लांछना और व्यंग्य सहकर तुम्हारे पास रह सकती हूँ। बिनती ने तीखे स्वर में कहा, क्यों? तुम्हारे रहने से क्या होगा? तुम सुधा नहीं हो।
तुम सुधा नहीं हो सकती, जो सुधा है मेरी जिंदगी में वह कोई नहीं हो सकता, समझी? और मुझ पर एहसान मत जताओ। मैं मर जाऊं, मैं पागल हो जाऊं, किसी का साझा। क्यों तुम मुझ पर इतना अधिकार समझने लगी? अपनी सेवा के बल पर मैं इसकी रत्ती भर परवाह नहीं करता। जाओ यहाँ से। और उसने बिनती को धकेल दिया। तेल की शीशी उठाकर बाहर फेंक दी। बिनती रोती हुई चली गई। चंदर उठा और कपड़े पहनकर बाहर चल दिया। ये लड़कियां समझती हैं, एहसान कर रही हैं मुझ पर। तिनती के जाने की तैयारी हो गई थी और लिया दिया जाने वाला सारा सामान पैक हो रहा था। डॉक्टर साहब भी महीने भर की छुट्टी लेकर साथ जा रहे थे। उस दिन की घटना के बाद फिर बिनती चंदर से बिल्कुल ही नहीं बोली थी। चंदर भी कभी नहीं बोला। ये लोग कार पर जाने वाले थे। सारा सामान पीछे आगे लादा जाने वाला था। डॉक्टर साहब कार लेकर बाजार गए थे। चंदर उनका होल्ड आउट संभाल रहा था। बिनती आई और बोली, मैं आपसे बातें कर सकती हूँ? हाँ, तुम उस दिन की बात का बुरा मान गई। अमूमन लड़कियां सच्ची बात का बुरा मान जाती हैं। बोलो, क्या बात है? चंदर ने इस तरह कहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। बिनती की आंख में आंसू थे। चंदर, आज मैं जा रही हूँ। हाँ, ये तो मालूम है, उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। पता नहीं मैंने क्या अपराध किया चंदर कि तुम्हारा स्नेह खो बैठी। ऐसा ही था चंदर, तो आते ही आते इतना स्नेह तुमने दिया ही क्यों था? मैं तुमसे कभी भी दी का स्थान नहीं मांग रही थी। तुमने मुझे गलत क्यों समझा? नहीं बिनती, मैं अब स्नेह इत्यादि पसंद नहीं करता हूँ। पूर्ण परिपक्व मनुष्य हूँ और ये सब भावनाएं अब अच्छी नहीं लगती मुझे। स्नेह वगैरह की दुनिया अब मुझे बड़ी उथली लगती है। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों का देवता भाग 12। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।